आज जो क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शुरू में दिखाया गया है और वो क्वेश्चन इस प्रकार से है। स्माइल लिमिटेड कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशू ऑफ 35,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of 10% per share, payable as on application ₹3 per share, on allotment ₹3 per share including premium, on first call ₹2 per share, on second and final call ₹3 per share. Applications were received for 32,000 shares and allotment was made to all the applicants fully. All money due on shares were received except first call money on 2,000 shares. The second and final call is yet to be made. Pass journal entries and also prepare the cash. देखिए आज के क्वेश्चन में एक नई चीज़ है। जर्नल एंट्रीज के साथ साथ कैश बुक भी प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है। ऐसा इसके पहले किसी भी क्वेश्चन में हमने नहीं देखा था। ये एक नवीनता है, एक वैरायटी है आज के क्वेश्चन में। आपको जर्नल एंट्री के साथ कैश बुक भी प्रिपेयर करना है। वो कैसा प्रिपेयर करेंगे हम बाद में देखेंगे। पहले आज के इस क्वेश्चन का थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। कंपनी 35,000 शेयर्स इशू करना चाहती है। एक एक शेयर कंपनी का ₹10 का है और जिस पर 10% प्रीमियम है। 10% मतलब ₹10 का 10% ₹1 प्रीमियम है। तो फेस वैल्यू 10 प्लस ₹1 प्रीमियम। इस तरह शेयर का इशू प्राइस है ₹11 पर शेयर और ₹11 कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट में मंगवा रही है। एप्लीकेशन पे ₹3, अलॉटमेंट पे ₹3, जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है। फर्स्ट कॉल पे ₹2 एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल पे ₹3। कंपनी को एप्लीकेशन केवल 32,000 शेयर्स के लिए ही प्राप्त हुए, मतलब इशू अंडर सब्सक्राइब हो गया, लेकिन मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लॉज कंप्लाई हो रहा था। मतलब जितने शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती थी उसका 90% से ज़्यादा के लिए कंपनी के पास एप्लीकेशन आए हैं। 35,000 शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती थी, भले इशू अंडर सब्सक्राइब हुआ, लेकिन 35,000 शेयर्स का 90% होता है 31,500 और कंपनी के पास इशू अंडर सब्सक्राइब होने के बावजूद भी 31,500 से मतलब जितने शेयर कंपनी इशू करना चाहती थी उसका 90% से ज़्यादा के लिए ही एप्लीकेशन आए। एप्लीकेशन 32,000 शेयर्स के लिए आए, मतलब 31,500 से अधिक के लिए आए हैं। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लॉज जो है वो कंप्लाई हो रहा है, इसलिए कंपनी शेयर इशू कर रही है। जितने लोगों से एप्लीकेशन आए थे उन सब लोगों को कंपनी ने पूरे शेयर्स अलॉट कर दिए, मतलब जितने शेयर हर एप्लीकेंट ने मांगे उतने दे दिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ लिखी गई है कि ऑल मनी ड्यू ऑन शेयर्स वेर रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट कॉल मनी ऑन 2,000 शेयर्स। कंपनी ने जितने इंस्टॉलमेंट मंगाए, अब सेकंड एंड फाइनल कॉल तो कंपनी ने मंगाया ही नहीं। देखिए यहाँ लिखा है सेकंड एंड फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड, मतलब सेकंड एंड फाइनल कॉल कंपनी तो किसी भी शेयर होल्डर से मंगा ही नहीं रही है, उसे रिजर्व में रखा है। अब उसके पहले के जितने इंस्टॉलमेंट थे वो कंपनी ने मंगवाए, उनका अमाउंट भी सबका प्राप्त हुआ है कंपनी को। केवल 2,000 शेयर का सेकंड क्षमा करिए 2,000 शेयर का फर्स्ट कॉल मनी छोड़कर 2,000 शेयर का फर्स्ट कॉल मनी नहीं प्राप्त हुआ। सेकंड एंड फाइनल कॉल कंपनी ने खुद ही नहीं मंगाया, उसे रिजर्व में रखा है। बाकी सारे इंस्टॉलमेंट जो कंपनी ने मंगाए थे उनका अमाउंट भी कंपनी को ड्यूली रिसीव हुआ है। केवल 2,000 शेयर का फर्स्ट कॉल मनी रिसीव नहीं हुआ। अब कंपनी ने जर्नल एंट्रीज के साथ साथ कैश बुक भी प्रिपेयर करने के लिए कहा है। अब कैश बुक और जर्नल, देखिए ये दोनों भी एक तरह से सब्सिडरी बुक माने जाते हैं, जर्नल भी और कैश बुक भी। यदि कोई कंपनी कैश बुक मेंटेन करती है तो ऐसे सारे ट्रांजैक्शन जिसमें कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होता है, मतलब जिसमें कंपनी को या तो कैश मिल रहा है या कंपनी कैश पे कर रही है, ऐसे ट्रांजैक्शंस कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन सारे कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं और ऐसे ट्रांजैक्शन जिनमें किसी भी प्रकार का कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हो रहा है, जिनको कहा जाएगा नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, केवल वो ट्रांजैक्शंस जर्नल में रिकॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है।
तो अब आपको फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूँ कि कैश ट्रांजैक्शन जो है, जिसमें कंपनी को या तो कैश रिसीव हो रहा है या कैश का पेमेंट करना पड़ रहा है, वो सारे ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाएंगे। और जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, जिनमें किसी भी प्रकार का कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं है, वो सारे जर्नल में रिकॉर्ड किए जाएंगे। और ये कैश बुक, वो जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक, इसके पहले आप कभी पढ़ चुके होंगे, उनमें का ही एक है, उन्हीं में से एक है। लेकिन यहाँ पे आपको डबल या ट्रिपल कॉलम कैश बुक का टेबल ड्रॉ नहीं करना है। यहाँ केवल वो जो कैश बुक में का एक बैंक कॉलम होता था, वो बैंक कॉलम बनाना है, इसलिए कि कंपनी के सारे ट्रांजैक्शन जो भी होते हैं वो कंपनी के बैंक अकाउंट के थ्रू ही होने वाले हैं। और खासकर शेयर से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन, शेयर इशू करने पे कंपनी को जो शेयर होल्डर से कैश मिलने वाला है वो भी कंपनी के बैंक अकाउंट में ही आएगा। किसी शेयर होल्डर का अगर कुछ अमाउंट लौटाना भी पड़ता है तो बैंक अकाउंट से ही लौटाया जाएगा। सारे कैश ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट के थ्रू होने वाले हैं, इसलिए कैश बुक का केवल जो बैंक कॉलम है वही आपको यहाँ ड्रॉ करना है। एंटायर कैश बुक ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। मतलब कैश बुक में आपने देखा है डबल कॉलम कैश बुक में भी कुछ और कॉलम होते हैं, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में भी और कुछ कॉलम होते हैं, वो सारे कॉलम ड्रॉ नहीं करना है आपको। ऐसा मान लीजिए कि कैश बुक का केवल बैंक कॉलम ड्रॉ करना है, मतलब अमाउंट का कॉलम। जैसे कैश बुक में अमाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड में डबल कॉलम कैश बुक या ट्रिपल कॉलम कैश बुक में एक से ज़्यादा कॉलम होते थे, लेकिन आपको वैसा नहीं करना है। आपको डेबिट और क्रेडिट में दोनों साइड में अमाउंट का केवल एक ही कॉलम ड्रॉ करना है, और वो है बैंक कॉलम। तो ऐसा समझ लीजिए कि जिसको यहाँ कैश बुक कहा जा रहा है, आपको कैश बुक नहीं, आपको बैंक का लेजर अकाउंट जो होता है उस टाइप के कॉलम ड्रॉ करना है। एग्जैक्टली जस्ट लाइक लेजर अकाउंट ऑफ बैंक अकाउंट जिसको कहा जाता है, वो बैंक अकाउंट के जिस तरह के कॉलम होते हैं वैसे कॉलम आपको ड्रॉ करना है। जैसा यहाँ अभी मैं आपको बोर्ड पर भी दिखाऊंगा, ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। उस तरह के कॉलम आपको ड्रॉ करना है और उसको टाइटल कैश बुक दिया जाएगा, लेकिन कैश बुक के साथ बैंक कॉलम ऑनली, ऐसा आपको ब्रैकेट में लिखना है। टाइटल कैश बुक है वो कैश बुक, लेकिन कैश बुक का केवल बैंक कॉलम है, इसलिए टाइटल हम ऐसा लिखेंगे कैश बुक, ब्रैकेट में लिखेंगे बैंक कॉलम ऑनली। और इसे आप बैंक का लेजर अकाउंट ही समझिए। और जिस तरह से बैंक के लेजर अकाउंट में कैश ट्रांजैक्शन का मतलब हमारे बैंक अकाउंट में जो भी कैश आता है जाता है उसका जिस तरह से पोस्टिंग होता है उस तरह का पोस्टिंग इसमें करना है। अब क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यदि कंपनी कैश बुक मेंटेन कर रही है तो फिर कैश ट्रांजैक्शन जितने होंगे वो केवल कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे, उनका जर्नल में जर्नल एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें कंपनी के बैंक अकाउंट में कैश का इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, वो सारे ट्रांजैक्शन केवल कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाएंगे। कैश बुक में उनका केवल पोस्टिंग किया जाएगा, जर्नल में उनकी एंट्रीज करने की आवश्यकता नहीं है। और जो ट्रांजैक्शन नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, जिनमें कंपनी के बैंक अकाउंट में किसी भी तरह का कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हो रहा है, ऐसे ट्रांजैक्शन के जर्नल में एंट्री करना होगा। तो आपको कैश बुक और जर्नल दोनों भी तैयार करना है। आप देखिए, आप जो एंट्रीज करते थे अभी तक शेयर के ट्रांजैक्शंस की, उन एंट्रीज में जहाँ जहाँ बैंक अकाउंट का नाम आता था, जो जो एंट्री में बैंक अकाउंट का नाम आता था, बैंक अकाउंट चाहे डेबिट होता हो क्रेडिट होता हो, ठीक है, चाहे डेबिट हो या क्रेडिट हो, जिस जिस एंट्री में बैंक अकाउंट का नाम आता था वो सारे एंट्रीज ऐसा माना जाएगी कि वो कैश ट्रांजैक्शन से संबंधित एंट्रीज हैं। और अब ऐसे क्वेश्चन में जहाँ आपको कैश बुक और जर्नल दोनों बनाने के लिए कहा गया हो, ऐसे क्वेश्चन में ऐसी सारी एंट्रीज जिसमें बैंक अकाउंट का नाम आता था, चाहे बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा हो या क्रेडिट हो रहा हो, वो एंट्रीज जर्नल में नहीं रखी जाएंगी, उनका केवल कैश बुक में आपको पोस्टिंग करना होगा, क्योंकि वो कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एंट्रीज है। और जिस किसी एंट्री में बैंक अकाउंट का कोई नाम नहीं आ रहा है, चाहे ना वो डेबिट हो रहा है ना क्रेडिट, बैंक अकाउंट का नाम ही नहीं आ रहा, वो सारी एंट्रीज नॉन कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एंट्रीज है,
वो हम जर्नल में करेंगे। तो चलो हम आज के क्वेश्चंस की एंट्रीज आरंभ करते हैं, ठीक है। अब जैसा कि आपको कहा गया है कि कंपनी इशू तो 35,000 शेयर्स करना चाहती थी, लेकिन एप्लीकेशन 32,000 शेयर्स के लिए आया। तो कंपनी के बैंक अकाउंट में एप्लीकेशन मनी भी 32,000 शेयर्स का आया। अब आप जानते हो कि कंपनी के बैंक अकाउंट में जब एप्लीकेशन मनी आता है तो एंट्री किस तरह की होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। अब इस एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, मतलब इस एंट्री में बैंक अकाउंट का नाम आ रहा है। और मैं पहले कह चुका हूँ कि ऐसी सारी एंट्रीज जिसमें बैंक अकाउंट का नाम आएगा वो कैश ट्रांजेक्शन्स वाली एंट्रीज है, उनका जर्नल में कोई उल्लेख नहीं होगा। मतलब जर्नल में उनकी जर्नल एंट्रीज नहीं करनी है, केवल कैश बुक में उनका पोस्टिंग होगा। तो अब ये फर्स्ट एंट्री जो होती है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इसका पोस्टिंग केवल आपको कैश बुक में करना है। अब कैश बुक में पोस्टिंग कैसे होगा? कैश बुक मतलब एक मान लीजिए आपका बैंक का लेजर अकाउंट की है, ऐसा समझ के पोस्टिंग कीजिए। तो इसमें इस एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ऐसी एंट्री होती है, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट होता है। तो फिर बैंक अकाउंट मतलब ये कैश बुक, इसके डेबिट साइड में, क्योंकि ये डेबिट हो रहा है तो इसके डेबिट साइड में इसके अगेंस्ट में क्रेडिट होने वाले अकाउंट का नाम हम लिखते हैं, और वो है टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एंट्री कैसी हो रही है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो ये आप मान लीजिए कि आपका बैंक अकाउंट ही है, ये डेबिट हो रहा है तो इसके डेबिट पे उस एंट्री में इसके अगेंस्ट में क्रेडिट होने वाला जो अकाउंट है उसका नाम लिखेंगे, और वो है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो हम यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और इसका अमाउंट, अब फर्स्ट एंट्री का अमाउंट कैसा होता है? फर्स्ट एंट्री का अमाउंट किस तरह कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर। यहाँ कंपनी को केवल 32,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन प्राप्त हुए, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड 32,000, और एप्लीकेशन मनी पर शेयर है यहाँ पर ₹3 पर शेयर। 32,000 शेयर्स इंटू ₹3 वो हो जाएगा 96,000। 32,000 शेयर्स इंटू ₹3, ये अमाउंट हो रहा है 96,000। तो अब ये जो एंट्री जिसका हमने यहाँ पोस्टिंग किया है उसका अमाउंट है 96,000। बैंक अकाउंट डेबिट 96,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 96,000। ये बैंक अकाउंट है, इसके डेबिट में हमने पोस्टिंग कर दिया तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और हम यहाँ लिख देंगे 96,000, क्योंकि 32,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए, मतलब 32,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी आया, और एप्लीकेशन मनी पर शेयर है ₹3, तो 32,000 शेयर्स इंटू ₹3 96,000, ठीक है, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब ये जो फर्स्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसका हमने कैश बुक में पोस्टिंग कर दिया। अब इसके बाद कौन सी एंट्री होती है? इस एप्लीकेशन मनी को यहाँ से, मतलब यहाँ पे हमने जर्नल में एंट्री तो की नहीं है, उसका सीधा कैश बुक में पोस्टिंग किया है क्योंकि वो कैश ट्रांजेक्शन है, ठीक है। लेकिन अब ये 96,000 जो एप्लीकेशन मनी है, इसको सेकंड एंट्री में क्या करते हैं हम? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो सेकंड एंट्री किस तरह होती है? जब हम एप्लीकेशन मनी को इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से रिवर्स करके इक्विटी शेयर कैपिटल में जब क्रेडिट करते हैं, तब एंट्री होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे भी वैसी एंट्री होने जा रही है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 96,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 96,000। अब क्योंकि इस एंट्री में कहीं पे भी बैंक अकाउंट का नाम नहीं है, तो इसका पोस्टिंग कैश बुक में नहीं होगा। ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है इस एंट्री का। अब इस एंट्री को आपको जर्नल में लिखना होगा, इसको जर्नल में रिकॉर्ड किया जाएगा, जर्नल में ये एंट्री होगी। तो फिलहाल कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं होगी। और अभी मैं सिर्फ आपको कैश बुक प्रिपेयर करके दिखा रहा हूँ
तो इस एंट्री को हम जर्नल जब तैयार करेंगे तब देखेंगे, अब इसको इग्नोर कर दीजिए। चलिए अब थर्ड एंट्री कैसी होती है? थर्ड एंट्री होती है अलॉटमेंट मनी ड्यू की, और वो एंट्री कैसी होती है? यदि अलॉटमेंट मनी में प्रीमियम इंक्लूड है तो एंट्री होती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब इस एंट्री में भी कहीं पर भी बैंक अकाउंट का कोई नाम नहीं आया, ना बैंक अकाउंट डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, यह भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, इसलिए इसका भी आपको जो उल्लेख करना है वो जर्नल में करना होगा। इसकी जर्नल में एंट्री होगी, ठीक है, कैश बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, तो इसको भी फिलहाल छोड़ दीजिए, जब जर्नल बनाएंगे तब देखेंगे। अब जब अलॉटमेंट मनी लेकिन बैंक में आता है तब एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब उस एंट्री में बैंक अकाउंट का नाम आ रहा है और वो डेबिट हो रहा है, क्योंकि उस एंट्री में कंपनी के बैंक अकाउंट में अलॉटमेंट मनी का कैश आता है, वो कैश ट्रांजेक्शन है। कैश ट्रांजेक्शन है तो उसको आपको कैश बुक में देना होगा, उसका पोस्टिंग कैश बुक में किया जाएगा डायरेक्ट, वो जर्नल में नहीं आएगा। वो जो एंट्री होने जा रही थी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, उसको सिर्फ आप मन के मन में आप देख लीजिए कि एंट्री क्या होती है। जैसा मैंने मन के मन में सोच लिए कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ऐसी एंट्री होती है, लेकिन जर्नल में लिखना नहीं है, उस एंट्री का सीधे कैश बुक में पोस्टिंग करना है। अब पोस्टिंग कैसा होगा? एंट्री कैसी हो रही है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये बैंक अकाउंट ही है आपका जिसको हम कैश बुक बोलते हैं। वो अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसके डेबिट साइड में इस एंट्री में उसके अगेंस्ट में क्रेडिट होने वाला अकाउंट जो है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो इसके डेबिट साइड में हम मतलब इस कैश बुक के डेबिट साइड में इस एंट्री में बैंक अकाउंट के अगेंस्ट में जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसका नाम लिखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट के अगेंस्ट में क्रेडिट होने वाला अकाउंट है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो इस कैश बुक के डेबिट में हम लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, ये बैंक की अकाउंट ही है एक तरह से आपका डेबिट हो रहा है, तो उसके डेबिट पे पोस्टिंग होगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अमाउंट कितना होगा? तो अलॉटमेंट का जितना अमाउंट बैंक अकाउंट में रिसीव होता है उतने अमाउंट की एंट्री होती है। अब यहाँ अलॉटमेंट का कितना अमाउंट बैंक अकाउंट में आया होगा? तो देखिए कंपनी ने केवल 32,000 शेयर से इशू किए और अलॉटमेंट मनी पर शेयर था ₹3। जितना एप्लीकेशन मनी था उतने अलॉटमेंट मनी था, 32,000 शेयर्स का 32,000 शेयर्स इंटू ₹3 96,000 हो रहा है। और ये 96,000 पूरा बैंक अकाउंट में आया भी है, किसी शेयर होल्डर ने नहीं दिया ऐसी बात नहीं है। हाँ, वो 2,000 शेयर का फर्स्ट कॉल मनी जरूर नहीं आया, लेकिन अलॉटमेंट मनी तो आया है और पूरा 96,000 आएगा, क्योंकि यहाँ इशू और सब्सक्राइब भी नहीं हुआ था। अगर वो सब्सक्राइब हुआ रहता तो फिर कुछ लोगों का एक्सेस एप्लीकेशन मनी, यदि हमने प्रोराटा अलॉटमेंट किया होता और सब्सक्रिप्शन के केस में, तो कुछ लोगों का एक्सेस एप्लीकेशन मनी पहले से अलॉटमेंट में एडजस्टेड होता, तो फिर अलॉटमेंट का मनी जब बैंक अकाउंट में आता उतना कम भी आता था। लेकिन यहाँ ऐसा केस भी नहीं है, यहाँ तो इशू अंडर सब्सक्राइब हुआ था और सब्सक्राइब हुआ ही नहीं था, तो किसी का कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी था ही नहीं, कोई प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ ही नहीं था। सारे शेयर होल्डर पे जितना अलॉटमेंट मनी ड्यू था सब आना बकाया था और वो पूरा आया भी है 96,000। तो फिर एंट्री कैसी हुई? बैंक अकाउंट डेबिट 96,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 96,000। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में यानी कैश बुक के डेबिट में हमने लिख दिया है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 96,000। चलिए अब ये जो बैंक अकाउंट में अलॉटमेंट मनी आता है उसका भी हमने कैश बुक में पोस्टिंग कर दिया। अब जैसा कि फर्स्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, उसमें भी वो भी कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एंट्री है, तो उसको जर्नल में नहीं करेंगे हम, उसका सीधे कैश बुक में पोस्टिंग कर दिया। उसके बाद जो एंट्री होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वो नॉन कैश, उसमें कहीं बैंक अकाउंट का नाम नहीं आ रहा तो वो जर्नल में करेंगे।
उसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू की जो एंट्री होती है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, नॉन कैश एंट्री, नॉन कैश ट्रांजेक्शन की एंट्री है, उसमें भी कहीं बैंक अकाउंट का नाम नहीं आया, उसको भी जर्नल में लिखेंगे। लेकिन उसके बाद जब बैंक अकाउंट में अलॉटमेंट मनी आता है तब जो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसमें क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, बैंक अकाउंट का नाम आ रहा है इस एंट्री में, तो वो कैश ट्रांजेक्शन से रिलेटेड एंट्री है, ठीक है, इसलिए उसका कैश बुक में पोस्टिंग करना चाहिए था और हमने पोस्टिंग किया, ठीक है, उसके कैश बुक के डेबिट में लिख दिया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 96,000। अब ऐसा मान लीजिए कि बैंक अकाउंट में अलॉटमेंट मनी आने तक का सारा अकाउंटिंग हो गया। अब इसके बाद फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होगा। अब फर्स्ट कॉल मनी यहाँ पे ड्यू है ₹2 पर शेयर। ₹2 पर शेयर के हिसाब से 32,000 शेयर्स जो कंपनी ने अलॉट की है उसका टोटल फर्स्ट कॉल मनी हो रहा है 64,000। अब फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की एंट्री भी कैसे होती है? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 64,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 64,000। इस एंट्री में भी बैंक अकाउंट का कहीं कोई नाम नहीं आया, ये भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन की एंट्री है, इसको हम जर्नल में करेंगे। लेकिन उसके बाद जब ये फर्स्ट कॉल मनी बैंक अकाउंट में आता है तब कैसी एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, उस एंट्री में बैंक अकाउंट का नाम आ रहा है, मतलब वो कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एंट्री है, तो उसका कैश बुक में पोस्टिंग करना होगा। अब कैश बुक में पोस्टिंग कैसा होगा, वो एंट्री कैसी होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये कैश बुक यानी आपका बैंक अकाउंट है, ये डेबिट हो रहा है, ये डेबिट हो रहा है, तो उस एंट्री में इसके अगेंस्ट में क्रेडिट होने वाले अकाउंट का नाम यहाँ लिखेंगे और वो है टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो यहाँ मैंने लिख दिया इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब अमाउंट कितना होगा इस एंट्री का? तो फर्स्ट कॉल का जितना अमाउंट बैंक अकाउंट में वास्तव में आएगा वो इस एंट्री का अमाउंट होगा, उतना यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। आप फर्स्ट कॉल मनी बैंक अकाउंट में आएगा कितना? मैंने पहले ही बताया कि 32,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे और फर्स्ट कॉल पे ₹2 पर शेयर ड्यू है, तो वैसे तो आना चाहिए था 32,000 शेयर्स इंटू ₹2, 64,000 शेयर्स, सॉरी 64,000 रुपीज़, ठीक है, 32,000 शेयर्स इंटू ₹64,000 रुपीज़। लेकिन वहाँ कहा गया है क्वेश्चन में कि 2,000 शेयर्स का फर्स्ट कॉल मनी नहीं मिला कंपनी को। अब 2,000 शेयर्स का फर्स्ट कॉल मनी का अमाउंट कितना हो गया? 2,000 शेयर्स इंटू ₹2, 4,000। तो जो 64,000 ड्यू था शेयर होल्डर पे उसमें से 4,000 तो मिला ही, तो फिर बैंक अकाउंट में कितना आया ओनली? 60,000। 64,000 में से 4,000 तो आए ही, तो फिर बैंक अकाउंट में आ रहा है केवल 60,000। तो ये जो एंट्री हो रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये केवल 60,000 की हो गई, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे केवल 60,000 लिखेंगे क्योंकि बैंक अकाउंट में फर्स्ट कॉल का अमाउंट केवल 60,000 है, ठीक है। अब ये हो गए फर्स्ट कॉल मनी के बैंक अकाउंट में आने की एंट्री का कैश बुक में पोस्टिंग। अब ऐसा समझ लीजिए कि फर्स्ट कॉल मनी जब बैंक अकाउंट में आता है तब तक का कैश ट्रांजैक्शन का तो सारा अकाउंटिंग हो गया, नॉन कैश ट्रांजैक्शन तो हम जर्नल में लिखने वाले हैं, जर्नल हम बाद में जाएंगे। अब इसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी जब ड्यू होता है तो एंट्री कैसी होती है? इक्विटी शेयर से, लेकिन सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी, हाँ आज के इस क्वेश्चन में तो सेकंड एंड फाइनल कॉल कंपनी ने मंगवाया ही नहीं, वहाँ लिखा है कि ये कॉल इज येट टू बी मेड, मतलब वो तो मंगवाया ही नहीं, उसको तो कंपनी ने रिजर्व में रखा है। जब उसको कंपनी ने अमाउंट मंगवाया ही नहीं शेयर होल्डर से, कॉल ही नहीं किया, कॉल अप ही नहीं किया, तो ना उसकी ड्यू की एंट्री होगी और ना वो आएगा बैंक अकाउंट में। तो उसके ड्यू की या बैंक अकाउंट में मनी रिसीव होने वाली एंट्री से दोनों ही एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके कैश बुक में जितनी एंट्रीज होना चाहिए थे वो भी हो गई। अब जर्नल एंट्रीज हम बाद में करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि कैश बुक का स्वरूप किस तरह होगा। अब देखिए ये कैश बुक मतलब आपका बैंक अकाउंट ही है एक तरह से,
इसमें आपने टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 96,000 डेबिट साइड में लिखा, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 96,000 भी डेबिट में लिखा, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 60,000 ये भी डेबिट में लिखा। ये सारा अमाउंट जो डेबिट में लिखा है, इतना अमाउंट शेयर कंपनी जो शेयर इशू के उसका इतना कैश कंपनी के बैंक अकाउंट में आया है। एप्लीकेशन का 96,000 आया, अलॉटमेंट का 96,000 आया, फर्स्ट कॉल का 60,000 आया, जो इस कैश बुक के डेबिट में हमने लिखा। क्योंकि जब एक कंपनी को कैश रिसीव होता है तो कैश बुक डेबिट होता है, और जब कैश का पेमेंट होता है कंपनी के पास से तो क्रेडिट होता है। ये इतना कैश रिसीव हुआ इसलिए डेबिट में आया। अब क्रेडिट में यहाँ कुछ है नहीं, कंपनी को किसी को कोई कैश लौटाना नहीं पड़ा, किसी को कोई पेमेंट नहीं करना पड़ा, तो ये इसका अब हम बैलेंसिंग करेंगे जैसा लेजर अकाउंट का किया जाता है। मतलब डेबिट और क्रेडिट के टोटल टैली होना चाहिए। अब यहाँ डेबिट की टोटल कितनी हो रही, $2,52,000। देखिए डेबिट की टोटल हो रही है 2,52,000, ठीक है। अब क्रेडिट में तो कुछ है ही नहीं, क्रेडिट की टोटल भी 2,52,000 होना चाहिए, हमें कुछ ऐसा एक अमाउंट चाहिए। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, ये जैसे डेबिट का 2,52,000 है और क्रेडिट में कुछ नहीं है, ये डेबिट का टोटल को ही हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस कैश डाउन के रूप में लिखते हैं 2,52,000 को, ताकि फिर दोनों साइड के टोटल टैली हो जाए। इसको कहेंगे बैलेंसिंग। तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय बैलेंस कैश डाउन 2,52,000। अब देखिए इसको मैंने बाय बैलेंस कैश डाउन के नाम से इस साइड में लिख देने से क्रेडिट में, अब दोनों साइड की टोटल इक्वल होती है, यानी कैश बुक बैलेंस हो गया। अभी 2,52,000 का जो कैश बुक में बैलेंस है, ये कैश शो कर रहा है कि कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए वो शेयर्स को इशू करके कंपनी के बैंक अकाउंट में कुल मिला 2,52,000 कैश आया है, जो कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा है, बैलेंस है। इसको कहेंगे कैश एट बैंक, दिस इज कॉल्ड कैश एट बैंक। ये 2,52,000 कंपनी का कैश एट बैंक है, बैंक में इतना कैश कंपनी का जमा हो गया है। अब ये हो गया कैश बुक। अब इस कैश बुक को थोड़ा सा देख लीजिए, मैं जो क्वेश्चन स्केल पे बताया गया है उसके साथ कैश बुक और जर्नल एंट्रीज भी वहाँ पे दूंगा आप लोगों के रेडी रेफरेंस के लिए। फिर भी आप चाहे तो इसको देख लीजिए और इसको अपनी नोटबुक में कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हमें नॉन कैश ट्रांजेक्शन जो हुए हैं, ये इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड, उनका पोस्टिंग जर्नल में, पोस्टिंग नहीं, उनका जर्नल में एंट्रीज करना है, ठीक है। पोस्टिंग नहीं कहेंगे, उनका जर्नल में एंट्रीज करना है, ठीक है। कैश बुक में केवल कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है। जब कंपनी, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, कंपनी यदि कैश बुक और जर्नल दोनों मेंटेन करती है तो जो कैश ट्रांजेक्शन होते हैं उनका केवल कैश बुक में पोस्टिंग किया जाता है, जर्नल में एंट्री नहीं की जाती, ठीक है। क्योंकि कैश बुक और जर्नल दोनों सब्सिडरी बुक है, कोई भी ट्रांजेक्शन एक साथ एक से ज़्यादा सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है। कैश ट्रांजेक्शन यदि कैश बुक में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं तो फिर वो जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगा, जर्नल में केवल नॉन कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कैश बुक सब्सिडरी बुक भी है और प्रिंसिपल बुक भी है। अब वो उस विषय में हम गहराई में नहीं जाएंगे, हम डाइवर्ट हो जाएंगे, वो हमारा विषय नहीं है, ठीक है। कि कैश बुक को प्रिंसिपल बुक और सब्सिडरी बुक दोनों ही क्यों माना जाता है, वो अलग चीज़ है। अभी हम सिर्फ इतना देखेंगे कि कैश बुक सब्सिडरी बुक है और जर्नल भी सब्सिडरी बुक है, और जो ट्रांजेक्शन एक सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड होता है दूसरे में नहीं होता, एक से ज़्यादा सब्सिडरी बुक में नहीं हो सकता। कैश ट्रांजेक्शन क्योंकि कैश बुक पर रिकॉर्ड कर दिए गए तो जर्नल में नहीं होंगे। कैश ट्रांजेक्शन से मेरा तात्पर्य है ऐसे सारे ट्रांजेक्शन जिसमें कंपनी के बैंक अकाउंट में कैश आया है या गया है, और ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री में कैश बैंक अकाउंट या तो डेबिट होता है क्रेडिट,
वो सारे ट्रांजेक्शन को हमने क्या किया, कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया। अब जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन जिनके जर्नल एंट्री में कहीं बैंक अकाउंट का नाम नहीं आता है, ठीक है, ऐसे ट्रांजेक्शन समझ लीजिए कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन, जिनमें कोई कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हो रहा है कंपनी के बैंक अकाउंट में, उनको हम अब जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, यानी जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो चलिए अब मैं यहाँ पे जर्नल एंट्रीज शुरू कर देता हूँ। Journal entries in the books of Smile Limited Company. Smile Limited Company. Journal entries in the books of Smile Limited Company. देखिए, अब जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन हुए हैं इस शेयर के इशू से रिलेटेड प्रोसेस में, उनको हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, मतलब उनके जर्नल में एंट्रीज करेंगे। अब आप मन के मन में सोचिए कि एंट्रीज कैसी होती है शेयर ट्रांजेक्शन। फर्स्ट एंट्री जब एप्लीकेशन मनी बैंक अकाउंट में आता है, वो एंट्री तो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, वो तो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दी। सेकंड एंट्री कैसी होती है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इसमें कहीं बैंक अकाउंट का नाम नहीं आ रहा, ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन, तो इसकी एंट्री आपको जर्नल में करना होगी। ये एंट्री जर्नल में की जाएगी। तो पहले एंट्री यहाँ से, जर्नल की शुरुआत ही यहाँ से होगी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट to equity share capital account। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और आप देख चुके इसका अमाउंट कितना था, जितना हमने कैश बुक के डेबिट में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के नाम से लिखा, 96,000। 32,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी आया था। एप्लीकेशन मनी पर शेयर ₹3। 32,000 शेयर्स इंटू ₹3, 96,000। वो 96,000 इस एंट्री का अमाउंट। अब यह हो गई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी को इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री। अब इसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री होती है। वो कैसे होती है, यदि अलॉटमेंट मनी में प्रीमियम इंक्लूड है तो फिर एंट्री होती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब यहाँ पे अलॉटमेंट मनी में प्रीमियम इंक्लूड है, तो इसी तरह की एंट्री होगी। और ये एंट्री, ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन की एंट्री है। इसमें किसी भी तरह कहीं कोई बैंक अकाउंट का नाम नहीं आया, ना बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, ना क्रेडिट। तो इसका हमने कहीं पे भी कैश बुक में कोई उल्लेख नहीं किया था, इसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, इसकी एंट्री जर्नल में होगी। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कितने अमाउंट से करेंगे? आप जानते हो जितना अलॉटमेंट मनी शेयर होल्डर पे ड्यू हो रहा है उतने अमाउंट से। अब कितना अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा? अलॉटमेंट मनी पर शेयर यहाँ पे है ₹3 और कंपनी ने शेयर्स इशू किए 32,000 शेयर्स इंटू ₹3 96,000 का अमाउंट होगा। तो फिर हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को तो 96,000 से डेबिट कर देंगे, लेकिन इंटायर 96,000 इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट नहीं हो सकता, इसका बाइफरकेशन होगा क्योंकि यहाँ अलॉटमेंट मनी में प्रीमियम इंक्लूड है। तो फिर जो प्रीमियम का अमाउंट है वो तो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा और बचा हुआ अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा। तो इस 96,000 का बाइफरकेशन करना होगा। इसमें से कितना अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट होगा और कितना सिक्योरिटी प्रीमियम में, ये वजह देखना होगा। अब प्रीमियम यहाँ पे पर शेयर है ₹1 ₹1 प्रीमियम है। तो 32,000 शेयर्स का प्रीमियम का अमाउंट हो रहा है 32,000 शेयर्स इंटू ₹1। 32,000 शेयर्स इंटू ₹1 मतलब 32,000 प्रीमियम का अमाउंट है। तो 32,000 तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट होगा। अब अलॉटमेंट मनी पर शेयर जो ₹3 था, ₹3 पर शेयर, उसमें से ₹1 पर शेयर प्रीमियम का है, तो रिमेनिंग ₹2 पर शेयर वो इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा। तो फिर 32,000 शेयर्स का ₹2 पर शेयर के हिसाब से 64,000 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। और मैंने पहले ही बताया कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 32,000 जाएगा, तो फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 32,000 से। तो ये कंप्लेंट एंट्री कैसी हो गई? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 96,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 64,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 32,000। ये हो गई आपकी अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री। अब इसके बाद जब अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट में आता है तो वो तो कैश ट्रांजैक्शन है, उस एंट्री में बैंक अकाउंट का नाम आता है, इसलिए उसको हम ऑलरेडी कैश बुक में क्या कर चुके, रिकॉर्ड कर चुके, पोस्टिंग हो चुका, उसका अब जर्नल में एंट्री नहीं होगा, उसको छोड़ दीजिए। फिर अब ऐसा मान लीजिए कि अलॉटमेंट मनी को बैंक अकाउंट में आने तक जितना भी अकाउंटिंग था, मतलब एप्लीकेशन मनी बैंक अकाउंट में आने से लेके अलॉटमेंट मनी के बैंक अकाउंट में रिसीव होने तक का सारा अकाउंटिंग आप कर चुके हो। जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन थे उनको जर्नल में आपने जर्नल एंट्रीज कर ली, जो कैश ट्रांजैक्शन थे उनको कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया। तो सारा आप ऐसा समझ लीजिए कि अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट में आने तक का सारा अकाउंटिंग हो चुका है, ठीक है। अब इसके पश्चात अब फर्स्ट कॉल ड्यू है, और फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री वो कैसी होगी? ड्यू की एंट्री होती है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें कहीं बैंक अकाउंट का नाम नहीं आ रहा, ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, केवल फर्स्ट कॉल मनी शेयर होल्डर पे ड्यू हो रहा है, जिसको कंपनी अपने जर्नल में जर्नलाइज कर रही है, ठीक है। उसमें अभी ना फर्स्ट कॉल मनी बैंक अकाउंट में आ रहा है, ठीक है। मतलब अभी फर्स्ट कॉल मनी बैंक अकाउंट में आ नहीं रहा है, मतलब कोई कैश का इनफ्लो अभी नहीं हो रहा है, तो वो कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, वो एंट्री नॉन कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एंट्री है। जब बैंक अकाउंट में फर्स्ट कॉल मनी आएगा तब वो कैश ट्रांजैक्शन होगा, तो वो जो फर्स्ट कॉल मनी बैंक अकाउंट में आता है वो कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एंट्री, उसको कैश बुक में करेंगे। लेकिन फर्स्ट कॉल मनी जब ड्यू हो रहा है तो ये तो एक तरह से नॉन कैश ट्रांजैक्शन की एंट्री है, इसको हमें जर्नल में करना होगा। और वो एंट्री कैसी हो रही है? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
कैपिटल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इस एंट्री का अमाउंट कितना होगा? जितना अमाउंट फर्स्ट कॉल का शेयर होल्डर पे ड्यू होगा वो इस एंट्री का अमाउंट होगा। अब फर्स्ट कॉल पे यहाँ बताया गया क्वेश्चन में कि 2 रुपीज पर शेयर हुआ। अब 2 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 32,000 शेयर्स का जितने कंपनी ने इशू किए 32,000 शेयर्स का 2 रुपीज पर शेयर के हिसाब से टोटल अमाउंट हो रहा है 64,000। ये 64,000 फिर से एंट्री का अमाउंट होगा। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 64,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 64,000। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 64,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 64,000। ये फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होने के भी एंट्री हो गई। अब फर्स्ट कॉल मनी जब बैंक अकाउंट में रिसीव्ड होता है तब एंट्री जो होती है बैंक अकाउंट में इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, वो तो कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एंट्री थी, उसको तो ऑलरेडी आप कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुके। तो अब वो एंट्री जर्नल में नहीं होगी। तो बस अब ऐसा समझ लीजिए कि शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होने की एंट्री हमने कर ली और उसके बैंक अकाउंट में रिसीव्ड होने की एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई, वो यहाँ नहीं होगी। तो फिर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड होने तक का सारा अकाउंटिंग हो गया। उसमें जो कैश ट्रांजैक्शन थे उनको आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, नॉन कैश ट्रांजैक्शन को जर्नल में जर्नल एंट्री कर दिया। और सेकंड एंड फाइनल कॉल कंपनी ने मंगाया ही नहीं, वहाँ लिखा है, ठीक है, कि वो मंगाया ही नहीं गया है, उसको रिजर्व में रखा है कंपनी ने। जब वो मंगाया ही नहीं है तो ना उसके ड्यू की एंट्री आपको करना है और ना ही वो बैंक अकाउंट में रिसीव होने वाला, ठीक है। तो ना ड्यू की एंट्री ना बैंक अकाउंट में उसके रिसीव होने की एंट्री। अब आगे आपको सेकंड एंड फाइनल कॉल से रिलेटेड कोई एंट्री करना ही नहीं है। तो ये समझिए कि आज का क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब इसमें कुछ शेष नहीं रहा, ठीक है। जर्नल एंट्रीज भी हो गई सारी और कैश ट्रांजैक्शन का कैश बुक में पोस्टिंग भी हो गई। जर्नल में नॉन कैश ट्रांजैक्शन की एंट्रीज हो गई, कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शन का पोस्टिंग हो गया। आज का ये क्वेश्चन यहाँ समाप्त हुआ। नरेशन हर एंट्री का आप लिखना जानते हो, नरेशन आपको लिखना चाहिए, ठीक है। वो नरेशंस मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ, आपको जब एक्सप्लेन करता हूँ तो अपने लेक्चर में हर बार मैं नरेशन दोहराता नहीं हूँ, लेकिन स्क्रीन पे जो आपको एंट्रीज जर्नल एंट्रीज बताई गई है उसमें नरेशन भी लिखा जाता है। आपके रेडी रेफरेंस के लिए एंट्रीज भी दी गई है, उनका नरेशन भी बताया गया है। और आज के इस क्वेश्चन का तो कैश बुक भी आपको स्क्रीन पे आपके रेडी रेफरेंस के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।